वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सी टेट, एच टेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे एनवीएस केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आज की इस वीडियो में हम असेसमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। असेसमेंट होता क्या है, मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर हम मीनिंग की बात करें, असेसमेंट का मतलब क्या होता है। असेसमेंट इन एजुकेशन इज द कोलेक्शन ऑफ वेरियस डाटा फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज टू चेक द स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। When reviewed and placed in context, this data helps gauge students' progress, roadblocks, and obstacles. It can further give an insight into the reasons why students face the problem they face and can help bridge the gap between content retention and better student performance. असेसमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि डिफरेंट सोर्सेज से, अलग अलग रिसोर्सेज से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। किस लिए कलेक्ट करते हैं? ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को क्या किया जा सके, चेक किया जा सके। कहने का मतलब है कि भाई आप एक टीचर हैं, आपने बच्चों को कुछ समझाया, तो आप ये जानने की कोशिश करती हैं कि भाई मैंने जो बच्चों को करवाया है, क्या वो चीज बच्चों को समझ आई है कि नहीं। ठीक है, आप रिव्यू करते हैं, आप क्वेश्चनिंग करेंगे, आप उनको एक क्विज दे सकते हैं। ठीक है, आप चेक करने की कोशिश करेंगे कि भाई बच्चों को जो चीज मैंने समझाई है, क्या उनको अच्छे से समझ आ गई कि नहीं। तो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इन एजुकेशन इज द कोलेक्शन ऑफ वेरियस डाटा। कोलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है उसको आप जांच कर रही हैं। ठीक है, आप उसको चेक कर रही हैं कि मैंने जो अलग अलग सोर्सेज से डाटा कलेक्ट किया है, कि भाई आपने क्विज का प्रयोग किया है, आप क्वेश्चनिंग के थ्रू बच्चों को चेक कर रहे हैं, आप रिटन टेस्ट के थ्रू बच्चों को चेक कर रहे हैं कि भाई जो चीज मैंने बच्चों को समझाई है, क्या वो उनको अच्छे से समझ आई है कि नहीं, कहाँ पर उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनकी प्रोग्रेस कैसी है। ठीक है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये सारी चीज आप चेक करते हैं बीइंग अ टीचर। तो असेसमेंट से होता क्या है कि ये आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करता है कि भाई क्या रीजंस है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे क्या चीज फेस कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर गैप्स आ रहे हैं, लर्निंग गैप्स कहाँ पर आ रही है, तो वहां पर उन गैप्स को आप फिल कर सकते हैं कि कंटेंट को रिटेन करने में उस स्टूडेंट्स की बेटर परफॉर्मेंस के बीच में जहां पर भी गैप आ रहे हैं कि बच्चे किस कारण से चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस गैप को फिल किया जा सकता है। अब असेसमेंट की कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं। देखिए, अलग अलग ऑथर्स, एजुकेटर्स के द्वारा असेसमेंट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इसमें बच्चों को जांचने की कोशिश की जाती है, असेस करने की कोशिश की जाती है कि बच्चों को जो चीज समझाई गई है, क्या वो उनको अच्छे से समझ आई कि नहीं। तो एलन किस तरह से डिफाइन करते हैं असेसमेंट को? असेसमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एम्पिरिकल डाटा ऑन स्टूडेंट लर्निंग टू रिफाइन प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो उनका क्या मानना है कि भाई असेसमेंट में इम्पिरिकल डाटा इन्वॉल्व होता है। इम्पिरिकल डाटा का मतलब होता है जो डाटा एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के आधार पर होता है। प्रैक्टिकल डाटा इन्वॉल्व होता है ताकि बच्चों की लर्निंग को जांचा जा सके और उसके आधार पर जो भी आउटकम्स आएंगे, ठीक है, उसके आधार पर जो भी प्रोग्राम है उसको रिफाइन किया जा सकता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम को बेहतर किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। यानी कि जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर बच्चों की लर्निंग के बारे में पता चल जाता है और उसके आधार पर प्रोग्राम और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को बेहतर किया जा सकता है। यानी कि बच्चे कहाँ पर उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में पता चल जाएगा, तो उनके जो भी लर्निंग आउटकम्स रहेंगे उनको बेहतर कर सकते हैं। अब ह्यूबा और फ्रीड ने किस तरह से असेसमेंट को डिफाइन किया है, यानी कि उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो, अंडरस्टैंड एंड कैन डू विद देयर नॉलेज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस।
उनका मानना है कि भाई असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को गैदर और डिस्कस किया जाता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो कि डिफरेंट मल्टीपल डाइवर्स सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है। मल्टीपल डाइवर्स सोर्सेज यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं कि भाई टीचर टेस्ट के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, क्विज के द्वारा, रिटन टेस्ट, असाइनमेंट के द्वारा, ओरल टेस्ट के द्वारा बच्चों को असेस करती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज, डाइवर्स सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। अब जो भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको डिस्कस किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के बारे में एक डीप नॉलेज क्रिएट की जा सके, उनके बारे में पता चल सके कि भाई स्टूडेंट्स क्या जानते हैं, उनको कितना समझ आया है और आगे उनकी नॉलेज को किस तरह से एक्सटेंड किया जा सकता है, जो भी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके आधार पर। तो असेसमेंट क्या है? द प्रोसेस कल्मिनेट्स व्हेन असेसमेंट रिजल्ट्स आर यूज्ड टू इंप्रूव फ्यूचर लर्निंग। यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कल्मिनेट का मतलब जो जांच करता है, जिसके आधार पर एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचा जा सकता है कि भाई आगे जो फ्यूचर लर्निंग है, बच्चों की आगे की लर्निंग को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। यानी कि जो भी डाटा मल्टीपल सोर्सेज के द्वारा इकट्ठा किया गया है, उसके आधार पर पता लगाया जा सकता है कि भी बच्चे कितना जानते हैं, कितनी उनको समझ है, और एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो भी उनको है उसके आधार पर किस तरह से उनकी लर्निंग को बेहतर किया जा सकता है। तो देखिए, साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो असेसमेंट का मतलब यही है। डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, लेकिन ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो असेसमेंट का मतलब ये है कि भाई बच्चों की नॉलेज को चेक करना है कि बच्चों ने क्या सीखा है। टीचर के द्वारा जो भी सिखाया गया है उसको वो जांच करने की कोशिश करती है कि मैंने जो कुछ बच्चों को सिखाया है क्या वो उनको समझ आया कि नहीं। ठीक है, आई होप असेसमेंट होता क्या है आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं या इसकी प्रकृति क्या होगी। इंटीग्रेटेड इनटू लर्निंग, यानी कि जो असेसमेंट है वो किसके साथ एम्बेडेड होता है? लर्निंग प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्लोजली लिंक्ड होता है करिकुलम और इंस्ट्रक्शंस के साथ। क्योंकि जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो उसमें करिकुलम इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है तो करिकुलम और इंस्ट्रक्शंस उसमें इंक्लूड होती है। तो किसके साथ इंटीग्रेट होता है? लर्निंग से जुड़ा हुआ होता है। तो ये किस चीज के बारे में इन्फॉर्म करता है? इंस्ट्रक्शंस गाइड स्टूडेंट प्रोग्रेशन एंड ट्रैक्स अचीवमेंट। भाई जो भी इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दी जा रही है उसके बारे में हमें पता चलता है, बच्चों की प्रोग्रेस के बारे में गाइड करता है और उनकी जो अचीवमेंट है उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? इंटीग्रेटेड इनटू लर्निंग। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। देखिए, लगातार आप मॉनिटर कर सकते हैं। असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ऑनगोइंग होता है, यानी कि क्लास में टीचर बच्चों को लगातार ऑब्जर्व कर रही होती है। तो टीचर को तो पता चल ही जाता है कि भी बच्चा कहाँ पर वीक है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। साथ में बच्चा भी अपने लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर कर सकता है। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग इसमें की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? मेजर्स प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस को मेजर करता है। इट ऑफर्स स्टूडेंट्स अ वे टू अंडरस्टैंड देयर प्रोग्रेस एज लर्नर्स एंड ट्रैक देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स एजुकेशनल गोल्स। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एज अ लर्नर अपनी ग्रोथ को समझ सकते हैं कि कहाँ पर उनकी कमियां रह गई, कहाँ पर उनको अच्छा करने की आवश्यकता है, और एजुकेशनल गोल्स के संदर्भ में वो अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं कि जो भी एजुकेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वहां पर मेरी प्रोग्रेस क्या चल रही है। ठीक है, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, close observation. Assessment allows for close observation of students during the learning process, providing valuable insights into how they engage with the material. यानी कि असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक टीचर बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करती है। भाई डेली बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो उनके लर्निंग प्रोसेस के बारे में उनको पता चल जाता है, उसके आधार पर वो वैल्यूबल इंसाइट्स, वैल्यूबल सजेशंस टीचर बच्चों को प्रोवाइड कर सकती है कि कहां पर क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट फीडबैक। देखिए, एक ऐसा प्रोसेस है जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, कि आपको फ्रीक्वेंटली फीडबैक यहाँ पर मिल जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा टीचर जब डाटा कलेक्ट करती है, बच्चों को ऑब्जर्व करती है, क्वेश्चनिंग के थ्रू, क्विज के थ्रू, रिटन असाइनमेंट के थ्रू, जो भी डाटा कलेक्ट करती है, बच्चों को असेस करती है, तो उसके आधार पर उनको पता चल जाता है कि भी बच्चे किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कौन से टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाना चाहिए और किस टीचिंग मेथड से वो अच्छे से सीख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन सेल्फ स्टीम, यानी कि आत्म सम्मान को भी इन्फ्लुएंस करता है असेसमेंट। कैसे करता है इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए
एक क्लास में एक टीचर ने एक बच्चे को खड़ा किया, ठीक है, बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन का आंसर किया, ठीक है। टीचर ने कहा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, सभी बच्चों से क्लैपिंग करवाती है टीचर, बच्चा बहुत मोटिवेट हो जाता है, ठीक है। मतलब बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ता है असेसमेंट करने से, और उसके जो लर्निंग आउटकम्स रहेंगे आगे वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्स स्ट्रेटेजीज। A variety of assessment strategies are used to ensure a comprehensive understanding of student learning, यानी कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, बच्चों की लर्निंग के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का प्रयोग किया जा सकता है। असेसमेंट करने के लिए टीचर अलग अलग स्ट्रेटेजीज का प्रयोग कर सकती है, क्वेश्चंस के थ्रू, रिटन टेस्ट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यानी कि अलग अलग स्ट्रेटेजीज का, अलग अलग मेथड्स का प्रयोग कर सकती है बच्चों को असेस करने के लिए, ताकि उनकी लर्निंग के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। अब हमें पता है कि जब बच्चों को असेस किया जाता है तो फीडबैक मिलता है, यानी कि टीचर को भी फीडबैक मिलता है और बच्चों को भी फीडबैक मिलता है। तो जो असेसमेंट एक्टिविटीज हैं उसके द्वारा टीचर्स और स्टूडेंट्स को जो फीडबैक मिलता है, टीचर बच्चों को बताती है कि भाई यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, और साथ ही टीचर को भी पता चल जाता है कि मैं बच्चों को जो समझा रही हूँ वो उनको कितना समझ आया है, कहाँ पर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, कि मुझे कौन सी टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाऊं ताकि उनको बेहतर तरीके से समझ आ सके, ठीक है। यानी कि टीचिंग और लर्निंग प्रैक्टिसेस को बेहतर किया जा सके ताकि लर्निंग आउटकम्स बेहतर हो सके। तो असेसमेंट का नेचर क्या होगा, या हम कह सकते हैं असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होंगी, इसको हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे असेसमेंट साइकिल, या हम कह सकते हैं असेसमेंट की फेजेस कौन कौन सी होंगी, ठीक है। साइकिल भी पूछा जा सकता है या फेजेज भी पूछी जा सकती है। तो असेसमेंट की मुख्य रूप से ये 4 फेजेज होंगे जो कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि असेसमेंट की जो ये फेजेस हैं, या हम कह सकते हैं असेसमेंट साइकिल, ये क्या करता है, एजुकेटर्स की हेल्प करता है। यानी कि ये जो फेजेज हैं असेसमेंट की, ये एजुकेटर्स की हेल्प करती हैं ताकि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके और उसको मेजर किया जा सके। कौन कौन सी फेजेज हैं उनको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग या प्रिपेयर करना, यानी कि कोई भी काम आप करते हैं तो उसके बारे में एक प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। प्लान आप बनाते हैं कि भी ये काम मेरे को किस तरह से करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, यानी कि जो भी प्रोग्राम है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है कि भी असेसमेंट कैसे करना है, कौन कौन से टूल्स टेक्निक्स का प्रयोग करना है, उसका एक पूरा का पूरा प्रारूप यानी कि एक डिजाइन तैयार किया जाता है, ठीक है। एक आउटलाइन तैयार की जाती है, उस प्रोग्राम के बारे में पूरी की पूरी एक आउटलाइन बनाना, प्लानिंग बनाना कि इसको हम किस तरह से करेंगे, क्या क्या असेस करना है, कैसे करना है। इसके बाद जो सेकंड फेज है वो क्या है, कलेक्ट, एनालाइज एंड शेयर। अब जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब डाटा कलेक्ट करने के लिए एक टीचर क्या करती है, अलग अलग मेथड, डाइवर्स मेथड्स के द्वारा, यानी कि अलग अलग विधियों के द्वारा डाटा कलेक्ट कर सकती है। मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, टेस्ट के थ्रू, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज के थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू, यानी कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से वो डाटा कलेक्ट करती है। उसके आधार पर जो भी डाटा आता है उसको एनालाइज किया जाता है कि भाई ये जो डाटा आया है उसको एनालाइज किया जाता है। इसके लिए डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स का प्रयोग किया जा सकता है डाटा को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद शेयर किया जाता है। क्या शेयर किया जाता है, फीडबैक क्या रहेगा, ठीक है। जो भी फीडबैक रहेगा उसको शेयर किया जाता है। इसके बाद जो थर्ड फेज है वो क्या है, इम्प्रूव, यानी कि जो भी डाटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, उसके बाद जो भी फीडबैक आया उसके आधार पर इम्प्रूवमेंट किया जाता है। यानी कि भाई टीचर्स किस तरह से बच्चों को और बेहतर तरीके से समझा सकती हैं, कौन कौन सी टूल्स और टेक्निक्स रहेंगी, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज का प्रयोग किया जा सकता है, कौन कौन से टारगेटेड इंटरवेंशंस रहेंगे, किस तरह से करिकुलम को रिफाइन किया जा सकता है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से सीख सके, लर्निंग को बेहतर किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो क्या है, रिफ्लेक्ट, यानी कि रिफ्लेक्शन डाला जाता है। यूज व्हाट यू लर्न टू रिवाइज टीचिंग और करिकुलम मटेरियल, यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब चेक किया जाता है कि जो भी टीचिंग मटेरियल, जो भी करिकुलम यूज किया गया है क्या वो सही है कि नहीं है, उसको कहीं रिवाइज करने की आवश्यकता तो नहीं है। तो रिफ्लेक्शन फेज में क्या होता है, यानी कि असेसमेंट का जो प्रोसेस है उसकी
ऑल ओवर इफेक्टिवनेस क्या रहेगी उसको जानने की कोशिश की जाती है, ठीक है। यानी कि बच्चों का लर्निंग प्रोसेस क्या है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, मतलब ऑल ओवर इफेक्टिवनेस को जानने की कोशिश की जाती है। तो ये असेसमेंट का एक पूरा का पूरा प्रोसेस या साइकिल कह सकते हैं या फेजेस भी हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे असेसमेंट की फंक्शंस की, ठीक है। यानी कि कौन कौन से कार्य हैं असेसमेंट के, क्या क्या कार्य करता है असेसमेंट की, फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या करता है असेसमेंट, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, यानी कि जो भी प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करता है, कॉन्टिन्यूसली ट्रैक स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, providing insights into how well students are progressing towards their educational goals। यानी कि बच्चों की जो भी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करता है एजुकेशनल गोल्स के संदर्भ में, कि वो क्या सीख रहे हैं, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। देखिए असेसमेंट क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बच्चों को जब असेस किया जाता है तो उसके आधार पर टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि भाई कहाँ पर क्या कमी है। यानी कि करिकुलम को रिफाइन करने की आवश्यकता तो नहीं है, इंस्ट्रक्शंस या रिसोर्सेज की कमी है, तो उसके बारे में वो डिसीजंस ले सकते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि भाई स्टूडेंट्स को कहीं कोई एडिशनल सपोर्ट की आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है, एकेडमिकली उनको कोई एडिशनल सपोर्ट की आवश्यकता है, तो वो आइडेंटिफाई करता है स्टूडेंट्स को, असेसमेंट के थ्रू टीचर को पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक प्रोसेस। डायग्नोस्टिक प्रोसेस में हेल्प करता है, यानी कि स्टूडेंट्स को डायग्नोज किया जा सकता है कि भाई बच्चों की जो भी लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, जो भी लर्निंग गैप्स है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उसके आधार पर टारगेटेड इंटरवेंशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जहां भी जिस भी स्पेसिफिक एरिया में उनको कमी हो रही है, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को डायग्नोज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट इन रिमीडियल कोर्सेज, यानी कि रिमीडियल कोर्सेज में उनकी प्लेसमेंट की जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों की परफॉर्मेंस और नीड्स के अकॉर्डिंग उनको कोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं। भाई कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो उनके लिए दूसरे कोर्सेज होते हैं, जो बच्चे को एडिशनल सपोर्ट की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता है, कोई हेल्प की आवश्यकता है, तो उनके लिए दूसरे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो उनको अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। यानी कि इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की जा सकती है असेसमेंट के आधार पर। यानी कि टीचर क्या करती है, जब बच्चों को असेस करती है तो उसके आधार पर वो किस तरह से अनुदेशन प्रोवाइड करेंगी, किस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन देना है, उनको पता चल जाता है कि भाई बच्चे को कितना पता है और कितना और उसको सिखाने की आवश्यकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, जो भी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स है, उनके लिए एक बेस प्रोवाइड करता है ताकि उसकी इफेक्टिवनेस को असेस किया जा सके। और जब भी इवैल्यूएट किया जाता है इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को, तो उसके आधार पर जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन है कि भी कहां पर मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है, तो मॉडिफाई किया जा सकता है ऑल ओवर प्रोग्राम को, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम को इवैल्यूएशन के आधार पर मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फीडबैक। यानी कि असेसमेंट के द्वारा क्या किया जा सकता है, बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड किया जा सकता है, न केवल बच्चों बल्कि टीचर्स को भी फीडबैक मिल जाता है, ठीक है, कि कहां पर उनको इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। ऑफर स्टूडेंट्स वैल्यूएबल फीडबैक ऑन देयर लर्निंग, अलोइंग देम टू अंडरस्टैंड देयर प्रोग्रेस एंड एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। यानी कि इससे बच्चों को पता चल जाता है कि उनकी प्रोग्रेस क्या हो रही है और कहां पर उनको इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन। यानी कि असेसमेंट के द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है, इंकरेज किया जा सकता है कि उनको उनकी लर्निंग प्रोग्रेस को दिखा कर कि कहां पर उन्होंने सक्सेस पाई है, कहां पर उन्होंने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। उससे क्या होता है, बच्चा इंकरेज होता है, उसका आत्मसम्मान भी बढ़ता है और वो मोटिवेट भी होता है कि मैंने इस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो बच्चा क्या होता है, मोटिवेट होता है। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो ग्रोथ माइंडसेट है उसको फोस्टर किया जा सकता है। तो असेसमेंट के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द पर्पज ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ये डिफाइन करती है कि भाई एजुकेशन में असेसमेंट का क्या पर्पज है, ठीक है, क्या पर्पज है असेसमेंट का। टू रैंक स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, यानी कि स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रैंक प्रोवाइड किया जाता है। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि टीचिंग लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। टू असेस ओनली नॉलेज रिटेंशन एट द एंड ऑफ अ कोर्स, यानी कि किसी भी कोर्स के एंड में बच्चों ने कितनी नॉलेज रिटेन की उसको असेस करना। टू एडमिनिस्टर स्टैंडर्डाइज टेस्ट फॉर इवैल्यूएशन, यानी कि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट
है इवैल्यूएशन के लिए, उनको एडमिनिस्टर करना, उनको प्रशासित करना। तो कौन सी बेस्ट डिफाइन करती है? इसमें क्या होता है कि भाई बच्चों की टीचिंग और लर्निंग को किस तरह से इंप्रूव किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव असेसमेंट, यानी कि इनमें से इफेक्टिव असेसमेंट की कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं होगी? वैलिडिटी, एक्सक्लूसिविटी, रिलायबिलिटी, फेयरनेस। तो देखिए वैलिड होना चाहिए असेसमेंट, रिलायबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। एक्सक्लूसिविटी का मतलब विशिष्ट नहीं होना चाहिए कि केवल कुछ लोगों तक सीमित हो, ये नहीं होता, ठीक है, तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक नहीं होगी, एक्सक्लूसिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, which of the following describe the analyze and share phase in the assessment cycle? देखिए असेसमेंट साइकिल की 4 फेजेज हमने डिस्कस की, तो उसमें जो एनालाइज और शेयर फेज है वो क्या डिस्क्राइब करती है? इवैल्यूएटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कलेक्टेड डाटा टू इन्फॉर्म डिसीजंस एंड शेयरिंग इनसाइट्स, यानी कि जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है उसको इवैल्यूएट करना, इंटरप्रेट करना, ताकि डिसीजंस शेयर किए जा सके, इनसाइट्स शेयर की जा सके, जो भी सूझ है, जो भी सुझाव है उनको शेयर किया जा सके। नेक्स्ट है प्लानिंग द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड डिसाइडिंग ऑन टूल्स, मेकिंग एडजस्टमेंट्स टू टीचिंग बेस्ड ऑन डाटा रिजल्ट्स, रिफ्लेक्टिंग ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रीवियस असेसमेंट। तो देखिए एनालाइज और शेयर वाली जो फेज है वो क्या कहती है कि जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है उसको इवैल्यूएट करना, इंटरप्रेट करना और उसके आधार पर जो भी डिसीजन आता है उसको शेयर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, which of the following best describe the reflect phase of the assessment cycle, यानी कि assessment cycle का जो reflect phase है वो किस चीज को डिफाइन करता है, ठीक है? Evaluating the success of assessment processes and making improvements for future cycles, collecting new data from student performance, planning new assessment tools for the next unit, शेयरिंग रिजल्ट्स विद स्टेक होल्डर्स। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, फ्यूचर में असेसमेंट को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है उस चीज पर, यानी कि ऑल ओवर असेसमेंट की इफेक्टिवनेस को मेजर करना, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन डालना कि कहां पर क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which characteristic of assessment ensure that the results are consistent and reproducible over time, यानी कि कौन सी असेसमेंट की करेक्टरिस्टिक ये बताती है कि भाई एक टाइम के बाद भी जब रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस किया जाए तो उनके जो रिजल्ट्स रहते हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। फेयरनेस, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वैलिडिटी। तो कौन सी होती है? रिलायबिलिटी, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद भी आप चेक करेंगे तो वही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कंसिस्टेंट रहते हैं रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which phase in the assessment cycle involves setting objectives and determining the methods of data collection, यानी कि असेसमेंट साइकिल की कौन सी फेज में हम बात करते हैं किसकी? ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने की, मेथड्स और डाटा कलेक्शन को किस तरह से डिटरमाइन करना है, कौन कौन से मेथड्स रहेंगे, टूल्स और टेक्निक्स क्या क्या रहेंगी, ठीक है। तो कौन सी फेज में हम बात करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स की बात हम किस में करते हैं? प्लान, कलेक्ट, एनालाइज या इंप्रूव। तो सबसे पहली जो फेज है प्लानिंग फेज, वहां पर सबसे पहले जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इनको सेट किया जाता है, कौन से मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंक्शन ऑफ असेसमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, यानी कि असेसमेंट का कौन सा फंक्शन है जिसमें स्टूडेंट्स को क्लोजली मोटिवेट किया जा सकता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, समेटिव, प्लेसमेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो क्लोजली कब मोटिवेट किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जब लगातार आप बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जब आप पढ़ा रहे होते हैं तभी बच्चों को आप मोटिवेट करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो क्लोजली मोटिवेट कब किया जा सकता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इन्वॉल्व्ड इन द इम्प्रूव फेज ऑफ द असेसमेंट साइकिल, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, पूछा गया है कि भाई असेसमेंट साइकिल का जो इम्प्रूव फेज है तो इन चारों में से उसमें कौन सा शामिल नहीं होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन उसमें नहीं आएगा? ग्रेडिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, एडजस्टिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन असेसमेंट डाटा, इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शनल चेंजेस, रिव्यूइंग फीडबैक टू एड्रेस लर्निंग गैप्स। तो कौन सा नहीं आएगा इंप्रूव फेज में? ग्रेडिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि इस स्टेज में क्या किया जाता है? चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज को इंप्रूव करना, इंस्ट्रक्शनल चेंजेस क्या रहेंगे, फीडबैक के आधार पर, मतलब जो भी लर्निंग गैप्स है उनको रिव्यू करना, इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट्स की उसको ग्रेड नहीं किया जाता।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट यानी कि असेसमेंट कितने तरह का होता है उसको डिस्कस करेंगे। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।